मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिया विशेष। चुनाव आते ही नेताओं के भड़काऊ भाषण भी शुरू हो जाते हैं। नेता सत्ता पाने के लिए जनता के बीच भड़काऊ भाषण देते हैं। इसी कड़ी में यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने भी कारगिल फतेह पर बयान दिया। उसके बाद आजम खान ने यूपी के संभल में बदला लेने की बात कही थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए आजम खान के भाषण और रोड शो पर रोक लगा दी। अब आजम खान चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। आजम खान का कहना है कि चुनाव आयोग सीबीआई की तरह काम कर रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे वरिष्ठ संवाददाता अमरीश श्रीवास्तव। उसके बाद मेरे साथ है डॉक्टर आशीष सरकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं वरिष्ठ, रघुराज सिंह, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, श्याम गोपाल गुप्ता नेता आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हैं अशोक सिंह हमारे साथ, बीजेपी के नेता। इसी मुद्दे पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सपा नेता और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आजम खान, रसूखदार नेता आजम खान, सरकार में बड़े कद वाले आजम खान, जिम्मेदार पद पर आजम खान, लेकिन बयान गैर जिम्मेदाराना। साथियों, बहुत बुरी लगी। हमने कोई अपशब्द नहीं कहा, हमने कोई तौहीन नहीं की। नरेंद्र मोदी जी को अपना भाई कहा। हम कुत्ते के बच्चे। आप बड़े भाई, क्या गलत कहा? हम कुत्ते के बच्चे, हम छोटे, आप बड़े भाई। एक शहर से बदर हो, शहर का गुंडा, जिला बदर हो। आम चुनाव चरम पर है और नेता अपनी बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे। ये हैं समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान। बेहद जिम्मेदार पद पर काबिज हैं आजम खान, लेकिन इनके बोल ऐसे हैं कि जिससे सियासत की बू आती है। कुछ दिन पहले बीजेपी के अमित शाह ने भी कुछ ऐसी ही बयानबाजी की थी। विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की और नतीजा ये कि चुनाव आयोग ने नफरत के बोल बोलने वाले नेताओं के रैलियों पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग ने यूपी में अमित शाह और आजम खान की रैली, जनसभा और रोड शो पर रोक लगा दी। इन दोनों ने ही भड़काऊ भाषण दिए थे, जिनकी चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। दोनों के भाषणों की जांच करने के बाद आयोग ने इनके रैली पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया था। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से आजम खान के भाषण पर रोक के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। पार्टी ने आजम का बचाव करते हुए उन्हें सेकुलर नेता और अमित शाह को सांप्रदायिकता का प्रमुख बताया। अमित शाह ने जहां इज्जत बचाने के लिए बदला लेने की बात की, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक नहीं कई आपत्तिजनक बयान दे डाले। चुनाव आयोग ने रोक क्या लगाई, अब आजम खान ने चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी तीखी बयानबाजियों पर नेता खुद ही क्यों लगाम नहीं लगाते, और जब चुनाव आयोग कार्रवाई करता है तो उसकी मंशा पर ही सवाल क्यों उठने लगते हैं। आखिर किसकी नीयत में खोट है। जिया न्यूज़ ब्यूरो। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब आजम खान ने बयानबाजी की हो। सबसे पहले इसी से हम चर्चा जारी रखेंगे इस पर अशोक सिंह जी से। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आजम खान के इस बयान पर, उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आजम खान जी पर पहले ही लगाम लगा देनी चाहिए थे जब उन्होंने कहा था कि भारत माता डायन है। अगर हम पहले ये रोके होते तो आज इनका जुबान इतना लंबा नहीं चलता। आप आजम खान जी का पूरा चरित्र देखिए, शुरू से लेकर आज तक। वो हमेशा राजनीति में जब भी इलेक्शन आता है देश में, और जब भी इलेक्शन के पार्ट में देश चलना चाहता है, उनका बयान सांप्रदायिकता के रूप में बदल जाता है। कभी वो नरेंद्र मोदी जी को कुत्ते के बच्चे कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर कांड, वो इनके इर्द गिर्द पूरा कांड है। अगर वो जो दो लड़के थे उनकी हत्या का मामला अगर एफआईआर हुआ था और पुलिस इस पर सही कार्रवाई करती और करने देती, तो मैं मानता हूँ इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होता। लेकिन इसका सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में,
अशोक तो जी ये देखिए, आजम खान जी। अशोक जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मामूली सी एक छेड़छाड़ की जो घटना थी, वो घटना मारपीट में बाद में तब्दील हुई, और उसके बाद जो मुजफ्फरनगर दंगा, जितना बड़ा दंगा हुआ, उससे पूरा देश, पूरी दुनिया गवाह है किस तरीके से वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, किस तरीके से वहाँ पर जिस तरीके से वो मानवता शर्मसार हुई, वो सब लोगों ने देखा। लेकिन सवाल ये है कि यही आरोप आपकी पार्टी के ऊपर भी लगता है। जब भी चुनाव होते हैं, बीजेपी पर भी ये आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन की बात होती है, उसकी कोशिश आपकी तरफ से भी की जाती है। भले चुनाव आयोग संज्ञान लेता हो, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म आपका होता रहा हो। अमित शाह ने भी इसके बाद जब आजम खान ने बयान दिया था, तो अमित शाह ने भी अपनी तरफ से बेइज्जती शब्द का, बेइज्जती का बदला लेने की बात कही। दोनों में एक चीज देख लीजिए आप देखिए, जो अमित शाह जी ने बोला था, उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी वो है उत्तर प्रदेश में जो दलितों की राजनीति करती है, और दलितों को इसने 17 सीटें दी। एक वो पार्टी, एक वो लोग हैं जो गरीब और दलितों पे अत्याचार करते हैं, उनको 19 सीटें दी हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हमें चूंकि जो दलितों का अपमान किया है, ये बदला लेने का अवसर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू और मुसलमान का अवसर है। उन्होंने कहा कि जो दलित के बड़ी नेता होने के बावजूद भी जो दलितों का अपमानित करके दूसरों को ज्यादा दिए, लेकिन अशोक जी, एक वोट बैंक के कारण अशोक जी, ये चुनाव सांप्रदायिक का नहीं माहौल है। चुनाव के माहौल में अगर इस तरह की बातें, अगर गोलमोल शब्दों में अगर कहा जाता है, उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, इस बात से बिल्कुल आपको भी इस बात की खबर है। आप भी पूरे बयान की जो गंभीरता है, उसका जो जिस तरीके से इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि किस तरीके से वो सेंसिटिव इशू है, उस पर जिस तरह से अमित शाह ने जो कहा, चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है, आप हालांकि उसकी भले मुखालफत करे हो, आपकी तरफ से भले ही कहा जा रहा हो, आप उससे अग्री न करते हो, लेकिन अमित शाह ने भी जो कहा था, उसको भी किसी तरीके से, खासकर तब जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए, जो वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है, उस इलाके में तनाव अभी भी मौजूद है। वैसे में आपके जो प्रभारी महासचिव हैं अमित शाह, उनका इस तरह का बयान किसी भी तरीके से कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, देखिए, ये है ही नहीं, सांप्रदायिक भाषा ही नहीं है। वो एक उन्होंने आंकड़े पेश किए, और उन्होंने आंकड़े पेश करके कहा कि भाई ये स्थितियां हैं जो दलितों के नाम लेके आपकी वोट को लेती हैं, जो राजनीति करते हैं, जो पिछड़ों के नाम लेके करते हैं, और जब उनको कुछ करने का अवसर आता है तो वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज दलितों की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दलितों की संख्या प्रतिशत बहुत है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 37% है। और आपने उसको टिकट कितने दिए? जो लोग 12-13% के लोग हैं, उनको आपने 19 सीटें दी, और जो 37-38% हैं, उनको आपने 17 सीटें दी। तो उन्होंने कहा कि एक समाज को एक राजनीतिक दल ने अपमानित किया है, इसलिए आपको इसका अवसर है कि आप इनको जवाब दें और इनको हराएं और दलितों को जिताएं। जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ रघुराज सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आपसे जानना चाहेंगे रघुराज सिंह जी कि आजम खान के बयान पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरा मानना है कि आज के जो राजनीतिक माहौल में राजनीतिक दलों के लोगों ने, मेरी व्यक्तिगत राय भी है, मैं अपनी पार्टी से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि अमर्यादित भाषा का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। जी, आजम खान ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो अमर्यादित हैं, नंदनीय हैं, और अमित शाह ने जो किए हैं वो भी नंदनीय हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो जनता को और इलेक्शन कमीशन को उससे उनको बाहर कर देना चाहिए। रघुराज जी, मेरा सवाल सीधा है कि इस मामले में जो चुनावी माहौल में नेताओं को संयम बरते जाने की बात है, आपके ही नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया नरेंद्र मोदी के लिए, वो भी पूरी दुनिया देखी है, जनता को मालूम है। सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया उसमें हमारे नेता राहुल गांधी ने उनसे ना इत्तेफाकी की है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता हूँ, अमर्यादित भाषा नहीं बोलनी चाहिए। सवाल यहाँ ही उठता है कि चुनाव के समय ही खासतौर पर नेता इस तरह की टिप्पणी क्यों करते हैं जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण की बात होती हो? तमाम इस तरह के कयास आखिर क्यों लगते हैं? इस पर हम बात करेंगे हमारे साथ जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर अशोक सरकार साहब से। सर, आपकी क्या मैंने आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं इस तरह की जो लगातार बयानबाजी होती रहती है, खासकर चुनाव के समय में, जब जाति विशेष की बात की जाती है, धर्म विशेष की बात की जाती है, आखिर इसके पीछे मानसिकता क्या होती है राजनीतिक दलों की? देखिए, हर राजनीतिक दल वर्ग अपने वोट बैंक को मोबिलाइज करने के लिए संवेदनशील मुद्दे उछालता आया है। पिछले 60 वर्षों में हम ये देखते आए हैं। लेकिन हमारा चुनाव आयोग विश्व का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे विश्वसनीय संवैधानिक संस्था है। लेकिन आज जो आजम खान जी ने जो भी बात कही है,
वो इतनी अमर्यादित है और वो भारत के संवैधानिक संस्था के ऊपर गहरी चोट है। आजम खान जी ने ये कहा कि वो सीबीआई की तरह कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही निंदनीय वक्तव्य है। क्या माना जाए डॉक्टर सरकार, ये माना जाए? लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे ये जाना चाहूँगा कि भारत के संविधान में विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और चुनाव आयोग के पास में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो अमर्यादित भाषा को परिभाषित करने के लिए उसकी घेराबंदी कर सके। जी। इसके पास में अगर न्यायविदों का एक पैनल होता जिसमें इस प्रकार के स्टेटमेंट की शिकायत होने पर तुरंत न्यायविद के पास जाती, वो एक उसके जो अपराध है। सरकार इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल सलोनी, पहले तो आजम खान ने विवादित बयान देकर वोट मांगा। संभल में एक सभा में ठीक वैसा ही भड़काऊ भाषण दिया जैसा बीजेपी महासचिव अमित शाह ने दिया था। चुनाव आयोग में उनके बयान पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश में उनकी भी रैलियों, चुनावी सभाओं पर रोक लगा दी। चुनाव में रोक लगाते ही आजम खान ने चुनाव आयोग को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। आजम खान के विवादित बोल। चुनाव आयोग पर बोले आजम, चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। आजम खान ने लगाया पक्षपात का आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने भाषण और दूसरी चुनावी गतिविधियों पर रोक को गलत बताया। आजम खान का कहना है कि चुनाव आयोग ने उनका जवाब मांगे बगैर उन्हें सूली पर टांग दिया है। आजम ने यहाँ तक कहा कि चुनाव आयोग सीबीआई बनना चाहता है। आजम ने कहा कि चुनाव आयोग उन्हें और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह को एक साथ नोटिस भेजा था, लेकिन आयोग ने मुझे सजा सुना दी, जबकि अजीत सिंह का जवाब आयोग ने स्वीकार कर लिया है। आजम यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सीबीआई की तरह चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल कर रही है। आजम का आरोप है कि चुनाव आयोग पहले से ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना चुका था। आजम का कहना है कि चुनाव आयोग ने उनके साथ नाइंसाफी की है और वो इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को सीबीआई साबित करना चाहता है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की गुलामी सीबीआई करता है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन भी सीबीआई की तरह कांग्रेस की इतनी बात मानेगा और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक काम करेगा। तो क्या होगा? हमारी आवाज बंद करके, हमारी जुबान काटकर क्या इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हमारा संदेश पूरे देश में नहीं पहुंचेगा? उनका जुल्म ही ये साबित कर रहा है कि आप हमारी जबान बंद करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग पर दिए आजम खान के बयान पर निशाना साधा है। इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। जो लोग गलत तरीके से भाषण दे रहे हैं, समाज को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी ही चाहिए। वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो। आप इलेक्शन की वजह से वोट के लिए समाज को नहीं तोड़ सकते, देश के अंदर तोड़ने वाली राजनीति नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए और उसने अगर कोई कार्रवाई की है तो सही कार्रवाई की है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आजम पर चुनाव आयोग के फैसले को सही बताया है। त्यागी ने कहा है कि आजम को चुनाव आयोग ने बड़ी सजा दी है। अब जिस तरह का चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबंध लगाया है वो काफी बड़ी सजा है। हाँ, आजम खान को की जगह श्री अमित शाह को जरूर उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बहरहाल आजम खान ने एक और विवादित बयान देकर लंबी बहस छेड़ दी है। जिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमरीश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आजम खान ने जो बयान दिया है उसकी पूरी निंदा की जानी चाहिए, पूरी निंदा की जा रही है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने निंदा किया है, लेकिन दरअसल बात इस बात की है कि सिर्फ निंदा या फिर इलेक्शन कमीशन ने जैसे उनको बैन कर दिया है, एक बड़ा कदम इलेक्शन कमीशन ने जरूर उठाया है। हालांकि इसको लेकर भी जो पॉलिटिकल खासतौर पर समाजवादी पार्टी काफ़ी क्रिटिक है इस बात को लेकर, लेकिन एक बड़ा डिटरेंट के तौर पर यह काम करेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। निश्चित तौर पर बयानबाजी पर थोड़ी रोक लगेगी और जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण जो है उसको रोकने की बात की गई। इसी मुद्दे पर मैं भी एक बार पूछूंगा डॉक्टर सरकार से
डॉक्टर सरकार, जिस तरीके का कदम उठाया गया है हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसको आप कितना जस्टिफाई मानते हैं? क्या ये सही समय पर सही कदम मानते हैं आप इसे? देखिए, कदम उठाया है ये केवल चुनाव मात्र के लिए है, लेकिन ये तो सीधा सीधा क्रिमिनल केस बनता था। विद्वेष की भावना फैलाने पर ब्रिटिश काल से लेकर आज तक भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोगों को इस प्रकार के क्रिमिनल केसेस फेस करने पड़े थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सामने नौकरशाह और पुलिस बौनी है, और एफआईआर होने के बावजूद भी उनको थाने में बुलाकर पूछताछ तक नहीं की जाती है। चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है, वो स्वागत योग्य है, लेकिन इससे भी आगे चुनाव आयोग को जाना चाहिए। चुनाव आयोग के पास में एक पैनलिस्ट होना चाहिए, जिसमें न्यायविद होने चाहिए, जो इस प्रकार के भाषणों को न्याय की कसौटी पर, क्राइम की कसौटी पर कसें और तुरंत उन पर क्रिमिनल केस करके उनकी गिरफ्तारी हो और सीधे सीधे उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा जिस तरह से आज ये बयान देने के बावजूद भी कई राजनीतिक पार्टी के नेता अभी भी बाहर हैं, और वो किसी न किसी अन्य मीडिया से, वो अगर मान लीजिए स्टेज पे भाषण नहीं देंगे तो टेलीविजन पे बोल सकते हैं, अखबारों में बयान दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है डॉक्टर सरकार, हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया कि एक जूरिस्ट का पैनल होना चाहिए जो इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे, ना कि फिर वो नॉर्मल जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसमें जाए, उस पर कार्रवाई, तब तक चुनाव निकल जाता है, चुनाव की तिथियां निकल जाती है, वो मामला पूरा पेंडिंग रहता है। इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। श्याम गुप्ता जो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के साथ हैं, नवी नवेली पार्टी आई है, 1 साल पहले ये पार्टी हुई है, उनके बहुत सारे इस तरह के जो सिद्धांत, नई सिद्धांतों के साथ आई है, नई तरीके की राजनीति करने आई है। गुप्ता जी, आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी से क्या आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप उसके नेता हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है आजम खान और अमित शाह जो बीजेपी के नेता हैं उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान बैन लगाने की जो बात की है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग अनेक वर्षों से फैसले लेता रहता है, लेकिन आज तक इतिहास से कभी कोई बहुत बड़ा कठोर कदम नहीं उठाया गया, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा के अमित शाह हों या फिर सपा के आजम खान जी हों या कांग्रेस के कुछ साथी हो, जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, इससे साफ दृष्टिगोचर होता है कि ये इन सब की मिली भगत है। ये लोग एक उचित दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। पहले सब बातें इनकी आपस में हो जाती हैं कि भाजपा ये बोलेगी तो सपा ये बोलेगी, तो कांग्रेस ये बोलेगी। सुन ले जरा साहब, ये सब सेटिंग है, और ये घबराहट और ये भय का माहौल क्यों है? क्योंकि अचानक से आम आदमी पार्टी का जो क्रांतिकारी उदय हुआ है, उससे डर के और उसको रोकने के लिए सब मिली भगत है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे तरीका तो ये था आजम खान जी को और अमित शाह जी को आपने कठोर कदम की बात की है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी नजरों में वो कठोर कदम क्या होने चाहिए? तत्काल इन पे बैन लगना चाहिए, इनकी पार्टियों पे बैन लगना चाहिए, बिल्कुल इनको चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। ये लोग तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बिल्कुल बात कर रहे हैं, खून खराबा करवाना चाहते हैं। कोई हिंदू को भड़का रहा है, कोई मुसलमान को भड़का रहा है, इस देश के अंदर दंगे की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं लोग। बताइए, मैं गलत कह रहा हूं इस बात को? देखिए श्याम जी, बयानबाजी की जहां तक हम बात करते हैं, बयानबाजी नहीं, ये कहने का मतलब क्या है? आपकी मुसलमान मारे गए या हिंदू मारे गए या सिख मारे गया? अरे इंसान मारे गए, ये बोलिए आप। इन्हें बोलने बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं एक बात मैं श्याम जी से पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ये आपकी पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी के समय में, आपकी पार्टी के समय में भी इस तरह के कई सारे बयान दिए गए। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कई सारे ऐसे बयान दिए गए जिससे दंगा भड़कने की बात तो नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरीके से आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग गृह मंत्री के लिए किया जब वो दिल्ली की सरकार चला रहे थे, तो बयानबाजी पर बंदिश अपने आप लगना चाहिए या कानूनी प्रतिबंध के जरिए लगाया जाना चाहिए? क्या ये सेल्फ कंट्रोल नहीं होना चाहिए? आदमी सेल्फ डिटरेंट के लिए ऐसा कोई मानक खुद ही तैयार करने की बात होती तो क्या वो बेहतर नहीं होता? यदि स्वयं कंट्रोल हो जाए, इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आप ध्यान रखें, जब भी आप कार चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट जो लगाते हैं डर के मारे लगाते हैं, ना कि स्वयं इच्छा से। लाल बत्ती पार नहीं करते हैं क्योंकि आपको डर है वो चालान काट दिया जाएगा। तो कानून का भय होना बहुत जरूरी है यहाँ पर।
अच्छा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं अशोक जी, जो तमाम तरह की बयानबाजी होती है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ये सवाल उठाया गया, आपकी पार्टी के ऊपर सवाल उठाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कठोर कदम क्या होंगे। अभी आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं वो बता रहे हैं कि कठोर कदम उठाना चाहिए। डॉक्टर सरकार ने भी कहा कि जूरिस्ट का पैनल होना चाहिए यहाँ पर जो फौरी तौर पर कार्रवाई करे। आपकी नज़रों में क्या होनी चाहिए? देश आपकी तरफ भी देख रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार या फिर सरकार बनाने की तमाम संभावना व्यक्त करी है। आप सरकार में जब आएंगे तो क्या आपकी तरफ से इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए क्या होगा, और आपकी नज़रों में आपकी प्रतिक्रिया? देखिए अमरीश जी, मैं आपकी बात को बहुत प्रश्न उठाया है। ये देश के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मुझे मानने में कहीं संकोच नहीं है कि राजनीतिक में बहुत बड़ा गिरावट आया है। अभी मेरे मित्र रघुराज जी बोल रहे थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे थे, कुछ औरों के बारे में। आम आदमी पार्टी तो आजकल कुछ भी बोल सकती है और कहीं भी बोल सकती है। ये गृह मंत्री को भी तुम कह के ये गृह मंत्री को भी तुम करके बोलते हैं, और ये कहते हैं कि मैं क्या हूँ। आपने दिल्ली में सुना, उन्होंने कहा गृह मंत्री कौन होता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा। श्याम जी, मंत्री बोलेगा या नहीं बोलेगा। इस पर अशोक जी आपने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि दरअसल मैं एक बात अपनी पूरा कर दूं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। और आपने भी बड़ी अच्छी बात कही कि आम आदमी पार्टी नई राजनीति और नई सरकार, पता नहीं क्या क्या आपने कहा। और ये हम लोग को देखने के मिल रहा है कि रोज कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, और ये ना करें जब तक टीवी पर ना आए, चाहे वो जैसे करें, जो भी जैसे भी करते हैं, और सब इनके जो भी पोल पट्टे हैं वो खुल रहे हैं। अभी रघुराज जी कह रहे थे कि स्तर बहुत गिरा है भारतीय जनता पार्टी का या बाकी और दलों का। मैं एक बार इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा। अभी उन्होंने जहर की खेती बोने वाला कहा। कुल मिला के कह कि एक आजम खां का बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। अगर वो है तो मुलायम सिंह के लिए होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी निकाल दिए गए थे तो अपनी सीट नहीं जीत पाए थे, और वो जीतते इसीलिए हैं क्योंकि ये इलेक्शन के समय में आके हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना का प्रयास करते हैं। चलिए, इस पर पहले भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बार कहा कि ये चुनाव जो है ये विकास का चुनाव होगा, और हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए, रघुराज जी से हम लोग इस पर, रघुराज जी जो अशोक जी जो बात उठा रहे हैं, आपके नेता ने अभी, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा था कि जहर की खेती करते हैं, मौत का सौदागर 2007 के विधानसभा चुनाव के समय में कहा था। ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि बयानबाजी में जो लगाम नियंत्रण होना चाहिए वो आपकी पार्टी में भी नहीं है। आपके वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी मोदी को कहा गया, जो बिल्कुल सच है। अभी राहुल जी ने निजी हमला बोलने दीजिए। सामाजिक रूप से तमाम राजनीतिक दलों को अमर्यादित भाषा नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो अशोक भाई जी ने कहा, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं, और गुप्ता जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। पहले तो इन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों का और हिंदुओं का झगड़े की सिख का मामला इन्होंने दिल्ली में खूब उठाया चुनाव में, असेंबली में कितने सिख मारे गए, कितने सिख मारे गए, बार बार उठाया इन्होंने। आपकी और जहाँ अशोक जी का भी सवाल, अशोक जी आपके पास टीवी की रिकॉर्डिंग होगी, आपके जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, शुरुआत उन्होंने ही की थी, अमर्यादित शब्द की शुरुआत उन्होंने ही की थी। पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन 2002 के दंगों में हुआ क्या, उसके लिए आपने माना क्यों नहीं अपने आप की गलती? 2002 के दंगे जो गुजरात में हुए, उसके बाद दंगे के मान लिए, उसके बाद और एक 1300 कुछ दंगे कांग्रेस के शासन में हुए। अगर सुनना, एक का बता दीजिए, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी सुनने की क्षमता नहीं है ना रघुराज जी, सुनने की क्षमता नहीं। मैंने रात ही एक मोदी जी का इंटरव्यू देखा था इंडिया टीवी पे, रात ही देखा था। रजत शर्मा ने उनसे पूछा था कि आप सबकी टोपी पहनते हैं, मुसलमानों की टोपी क्यों नहीं पहनते? बाकी टोपी जो करें, मुसलमानों की टोपी मुझे नहीं चाहिए। आप खुद ही अपने आप में फिरका परस्ती की बात करते हो, आप सांप्रदायिकता की खुद ही बात करते हो, दूसरे दलों को दोष देते हो। पहनना न पहनना, नहीं, आप सरदार की पगड़ी पहन सकते हो, आप कर्नाटक में टोपी पहन सकते हो, आप हिमाचल की टोपी पहन सकते हो, अगर हम नहीं पहने, मुसलमान की टोपी पहनने में आपको दिक्कत क्या है? भाई आप अपनी इच्छा, आप पहन के वोट मांगते मांगिए, आपके अध्यक्ष जाते इमाम बुखारी के पास जाइए। कौन कहता है इमाम बुखारी आए मिलने? धार्मिक गुरु आते हैं, सब लोग जाते हैं, किसके यहाँ नहीं जाते? किसके यहाँ नहीं जाते? मुजफ्फरनगर का दंगा अशोक जी, आपका और मुलायम सिंह जी की मिली भगत थी शुरुआत से अब तक। और आपने यात्रा निकालने के बहाने से चीफ मिनिस्टर से मिले, उसकी जरूरत नहीं थी। ये सब प्रायोजित था, एक कोइंसिडेंट बना के उसको दंगा को प्रायोजित किया गया। राम जन्मभूमि आंदोलन पे आपकी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की 5 सरकारों को बर्खास्त कर सकती है, तो इतना बड़ा दंगा होने के बाद आपने मुलायम सिंह की सरकार तो राम का नाम लेते हो, बगल में छुरी रखते हो। 5 साल आपने सरकार चलाई सेंटर में, 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, कहाँ गए थे राम? समाजवादी पार्टियों के साथ आप सरकार चला रहे हैं,
और यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। 89 से कथनी और आपकी 89 से 2014 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आई है। आपकी भाजपा की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, सपा की सरकार रही है। दोष हमें देते हैं। हमारा काम आपकी मिलीजुली सरकार है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी रघुराज जी और अशोक आपको समर्थन दे रही है। आपको चाहिए था अगर ये दंगे हुए थे तो आप यहाँ के मुख्यमंत्री को हटाते, आप कार्रवाई करते। एक राम जन्मभूमि के आंदोलन पर उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त करने के साथ उस वक्त की परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में ये दंगा था क्षेत्र का, ये दंगा था तो कम्युनिटी का, ये दंगा भड़काया गया था। ये उसमें जितने आप आजम खान को दोषी मानते हैं उसमें आपके लोग भी दोषी हैं, आपने उसको प्रश्न दिया, उतने आपके लोग भी दोषी हैं उसमें, और वही दोषी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। रघुराज जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ अशोक जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। हालांकि पार्टी को, आपकी पार्टी को इसका बखूबी खामियाजा भुगतना पड़ा। मोदी की सरकार वहाँ बनी। हालांकि कयास यही लगाया जा रहा था, जिस तरह से उस समय बयानबाजी का दौर यही था। लोगों की उम्मीद ये थी कि कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ऐसा नहीं कहा, जो है वो इस तरह का बयान, इसकी प्रतिक्रिया मिली। आपकी पार्टी का भी जो कई सारे नेता ने दबी जुबान में मानी थी कि हाँ, इस तरह की बयानबाजी से नुकसान हुआ। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, जब एक केंद्रीय मंत्री, जो अभी मंत्री हैं, उन्होंने ठीक उससे ही मिलता जुलता कुछ शब्द का प्रयोग किया था। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ मोदी के लिए। तो बयानबाजी लगातार जिस तरीके से आप कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसका चुनाव के समय में ज़्यादातर देखने को मिलता है। हम डॉक्टर सरकार से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर सरकार, ये चुनाव के समय में जिस तरीके से बयानबाजी लगातार बढ़ती जाती है, सीधे सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति होती है। तो क्या इस पर इलेक्शन कमीशन को, चूँकि जब चुनाव चलता है तो इलेक्शन कमीशन ही सबसे सुप्रीम बॉडी होता है, क्या तत्काल तौर पर कुछ ऐसा कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे कि इस तरह की बयानबाजी रुके न रुके, सिर्फ बल्कि एक नज़ीर हो, ताकि आगे भी भविष्य में ऐसे नेता बयानबाजी से निश्चित तौर पर बचें? डॉक्टर सरकार, देखिए, बयानबाजी चाहे वो इलेक्शन हो या ना हो, या संसद में या विधानसभा में जिस तरह की व्यवहार हमारे राजनीतिज्ञ करते हैं, वो हमारे लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है। ठीक है, ये इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन का एक दबाव है, लेकिन ये जो मर्यादाएं हैं, इसकी लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं हमें तय करनी पड़ेगी। और इसको तय करने के लिए सभी राजनीतिक दल, इलेक्शन कमीशन, जूरिस्ट का पैनल ये तय करे कि मर्यादाओं की जो लक्ष्मण रेखा है वो क्या होनी चाहिए चुनाव के समय में और चुनाव के बाहर भी। साथ ही मीडिया को भी ये परहेज करना चाहिए कि इस प्रकार के जिस तरह से कोई अपशब्द होता है उसको गायब कर देते हैं। मीडिया भी अगर इसको ब्लैंक करना शुरू कर देगा तो इन जो राजनीतिज्ञों को इस प्रकार के बयान देने की जो साहस है वो हतोत्साहित करेगा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, दरअसल मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि आखिर इस तमाम तरह के बयानबाजी, खासकर अगर हम देखें चुनाव के समय में, तो इसके पीछे मंशा क्या होती है, मानसिकता क्या होती है? देखिए, भारत का जो जनमानस है वो हृदय से बड़ा भोला है, सहज है, और छोटी सी बात पर वो एक प्रकार की भावनात्मक विषयों में आ जाता है। जैसे पिछले ये जो घटना हुई है मुजफ्फरनगर के दंगों की, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव का सारा माहौल दिखाई दे रहा है, तो अगर किसी देश में, किसी शहर के अंदर सबसे ज़्यादा टीवी कैमरा है तो मुजफ्फरनगर के आसपास, क्योंकि वहाँ पर भावनात्मक इशू मिल रहा है। मीडिया को भी, जनता भी जानना चाहती है, और जो श्रोता है वो सुनना चाहता है, दर्शक देखना चाहता है। तो भावनात्मक विषयों में यहाँ का वोटर बहता है। राम जन्मभूमि के मामले में हम देख चुके हैं, 71 के युद्ध में हम देख चुके हैं, 77 में हम देख चुके हैं। इन सब का लाभ उठाकर राजनीतिक दल अक्सर अपने वोट को इस तरह से मोबिलाइज करते हैं, और कोई राजनेता करता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो अब चाहे मौत का सौदागर कहिए या जहर की खेती कहिए, कई तरह के शब्द हैं। मैं बार सब क्या आप सरकार, आपको ये लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से क्या वास्तव तौर पर अगर देखा जाए तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह का सब्सटैंशियल फायदा चुनाव में मिल पाया है?
मोदी 2007 में जब मोदी को मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था तो उनकी जीत हुई थी, इसको सीधे सीधे तौर पर हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि मोदी की जीत में और भी कई सारे फैक्टर थे, वो उसके लिए जिम्मेदार थे। सिर्फ सोनिया गांधी के बयान से गुजरात में जो सत्ता का समीकरण था वो बदल गया, इस बात को नहीं माना जा सकता है। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी रहती है वहाँ पर, ये चुनाव आयोग को क्या इस पर जो प्रतिबंध लगाने की बात जो होती है, ये जो मौजूदा प्रतिबंध अभी लगाया गया है अमित शाह और आजम खां, क्या इससे इसको और आगे बढ़ा के ले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल प्रतिबंध ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि ये लोग दोबारा से अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले पर हो सकता है कि ये केस जीत जाएं और इस प्रकार के प्रतिबंध अगली बार लगाने में चुनाव आयोग को दिक्कत आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये न्यायालय में ये जो प्रतिबंध है वो न्यायिक रूप से बिल्कुल सही सिद्ध हो सके, इसको सिद्ध करना भी आवश्यक करना पड़ेगा। इसीलिए आजम खान ने इतनी हिम्मत से ये बात कही है। तो इसके लिए अगर एक पैनल होगा, एक सुप्रीम कोर्ट से। डॉक्टर सरकार, हम समझ गए, मतलब वो हम आपकी बात बिल्कुल साफ है यहाँ पर कि इस तरह का जो पैनल बनाना जाना चाहिए। लेकिन सवाल है कि अब तो आजम खान तो इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठा रहे हैं, उसकी वैधानिकता पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी जो संवैधानिकता है उस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी CBI की तरह काम करिए। उन्होंने एक तरह से रेफरेंस दिया है, लगातार CBI पर हम लोगों ने देखा है कि पॉलिटिकल तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो फलाना सत्ता के लिए काम करती है, वो उनके लिए काम करती है। तो कुछ वैसा ही मिलता जुलता बयान अभी हमें आजम खान का देखने को मिला है। तो इस पर ये जिस तरीके से जो संवैधानिक संस्था है उसका सीधे सीधे तौर पर वो उसका अपमान कर रहे हैं, क्या यह अपने आप में चिंता का विषय नहीं है? चिंतनीय विषय है, क्योंकि भारत का संविधान संवैधानिक संस्था है और भारत के जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव आयोग है, इसकी विश्व में एक मान्यता है और विश्व से विभिन्न देशों से जो लोकतांत्रिक देश के लोग यहाँ पर अध्ययन करने के आते हैं कि इतने बड़े देश में कैसे चुनाव होते हैं। और उस ऐसे समय पर एक प्रदेश का नेता अगर इतना बड़ा आरोप लगा देता है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। लोकतांत्रिक शक्तियों को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की अगर। श्याम गुप्ता जी, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। डॉक्टर सरकार बता रहे हैं कि जिस तरह से जो इलेक्शन कमीशन की वैधानिकता पर जो सवाल आजम खान ने उठाया है, आप क्या प्रतिक्रिया आपकी है? बहुत कई सारे जो है नए सिद्धांतों के साथ आप राजनीति में उतरे हैं, बहुत कुछ उम्मीद की जाती है आपसे। आप कैसे देखते हैं इस बयान को जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वैधानिकता पर सवाल उठाया है? वास्तविकता तो यह है कि चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से ये लोग लेते नहीं है। क्योंकि वजह क्या है? क्यों नहीं? वजह वही है ना, पॉलिटिकल पार्टियां जो है चुनाव आयोग को गंभीरता से क्यों नहीं लेती हैं? इसीलिए नहीं लेते हैं कि उनको मालूम है, अनेक वर्षों का इतिहास देख लें आप चुनाव आयोग का, नोटिस दे दिया, कुछ कर दिया, लेकिन बहुत कठोर कदम आज तक नहीं उठाया। कठोर कदम का तात्पर्य सीधे आप उनको बैन कर दे, चुनाव लड़ने से उनको इनकार कर दिया जाए, उनको चुनाव मैदान से बाहर कर दिया जाए, तब देखिए बयान देने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। यही एकमात्र कारण है। नंबर 2, इनकी फिक्सिंग होती है। मैंने मालूम है मैं कुछ भी कह दूं, चुनाव आयोग क्या करेगा, नोटिस दे देगा, उसके बाद हमें छोड़ देगा, क्लीन चिट दे देगा। यही एक कारण है कि इनकी हिम्मत बार बार होती है। भाजपा की भी होती है, सपा की होती है, कांग्रेस की होती है, अनेक दलों की स्थिति यही है। कभी ममता जी भी इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, अनेक दल खड़े हो जाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग को इस बात की बधाई देना चाहता हूं मैं, बिल्कुल आपने बहुत बेहतरीन चुनाव करवाया है। स्थिति है उसका आपने किया। मैं अशोक, 49 दिन के अंदर दिल्ली की जो सरकार चली ना, उसके मुकाबले, अरे सुनिए, आप सुनिए, मैं बड़ी देर से चुप था, आप सुन ले, लगाना मना था। अरे आप सुनिए ना, अरे सुनो, 49 दिन से हम लोगों ने जो काम किया, पिछले 60 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलके उसके बराबर काम कर लेते। जनता तो आज इतना भारतीय जनता पार्टी के 60 साल पहले नहीं हुआ है। किया है, हम 60 वर्षों नहीं 60 जन्मों में अरे नहीं कर आपने पाएंगे। क्या किया? हमें पता है कि आप कत्लेआम मचाया, देश की जनता चाहती भी नहीं है। गुजरात में आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, एक सवाल आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, और जिस 49 दिन के बदौलत आप मैं इंटरवीन करना चाहूंगा यहाँ पे, मैं इंटरवीन करना चाहूंगा। अशोक जी, भाजपा के साथ एक सवाल का जवाब दे दो। मंदिर के अंदर जो लोग मारे गए थे, जो निर्दोष लोग मारे गए, क्या उनके किसी परिवार के सदस्य को आज तक आपने 4 आने की मदद की या किसी को टिकट दिया? लेकिन नहीं दिया आपने, सिर्फ उनके खून की होली खेली और उनके खून के ऊपर आपने राज किया। बताओ किसको टिकट दिया आपने? अशोक जी, मेरा सवाल पहले इन्हें बता दें। मेरा सवाल ये हम अपने विषय वस्तु से भटक रहे हैं। पहले आप ये बताइए, पहले आप बताइए ना, आपके कानून मंत्री विदेशी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है,
और आपका मुख्यमंत्री जाके 26 जनवरी से पहले जाके चक्का जाम करता है। अशोक जी, श्याम जी, आप दोनों से मेरी अपील है, दोनों से मेरी अपील है, श्याम जी और अशोक जी, दोनों से मेरी अपील है। आप लोग दूसरा कानून क्या बात करते हैं? ईंटें लाए थे आप, दान मांग के, कहाँ है वो? आप दे के आए थे क्या? देखिए इनकी नहीं, आप दे के आए थे, आप इंतजार थे उसका। आप मुद्दों की बात नहीं करते। अशोक जी माफ कीजिएगा, अशोक जी और गुप्ता जी, देखिए इलेक्शन कमीशन की वैधानिकता, आजम खान ने जो बयान दिया है, हम लोग अभी बहस का हम लोग उसी तक सीमित रखें इसको। आपकी पार्टी ने क्या किया, अशोक जी की पार्टी ने क्या किया, इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ही उठता है जो मैं डॉक्टर अशोक से, माफ़ कीजिएगा, अशोक जी से पूछना चाह रहा था कि आजम खान ने जो जिस तरह से वैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है उसको चैलेंज किया है, यह अपने आप में एक बड़ा खतरनाक संकेत है। आने वाले दिनों में अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो निश्चित तौर पर जो भारत का लोकतंत्र है, जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है, उसका निश्चित तौर पर उसका विनाश बिल्कुल संभव है। क्या कहते हैं अशोक जी, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपकी पार्टी की क्या राय है, क्या इस बारे में सोचती है? देखिए अमरीश जी, मैंने पहले बोला है, ये जो प्रक्रिया चली है देश के लिए बहुत खतरनाक है। अभी आपने देखा होगा बंगाल में ममता बनर्जी जी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग की बात नहीं मानती, और चुनाव आयोग के पास ये अथॉरिटी है, इस समय अधिकार होता है कि वो जिस नेता के चाहे उनको बिल्कुल लगाम लगा दें। और मैं मानता हूँ चुनाव आयोग को और कठोर करने की आवश्यकता तो होना चाहिए। और ये क्षेत्रीयता जो ताकतें बढ़ रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या जनता दल यू हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो या दक्षिण में हो, ये अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए, अपनी हनक जमाने के लिए, अपनी सनक जमाने के लिए ये धत्ता बताते हैं कानून को, और जिससे कानून बहुत कमज़ोर होता हुआ दिखता है। मैं मानता हूं देश की जनता को भी ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, और जो क्षेत्रीयता वाली पार्टियां हैं इनको खत्म करनी चाहिए, और राष्ट्र के विचार करके, राष्ट्र के विषय में सोच के राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों को वोट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। क्या होता है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं बड़े संकुचित मन से सोचती हैं। थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। ऐसा पहली बार नहीं जब आजम खान ने कोई विवादित बयान दिया हो, इससे पहले भी वो कई बार ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं। अब तक उन्होंने किस किस मुद्दे पर क्या क्या बोला, आइए आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को सीबीआई साबित करना चाहता है, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की शहर का गुंडा, जिला बदर हो, जिले का गुंडा, पूरे राज्य से जिसे राज्य बदर किया जाए वो देश का गुंडा। हमारा दुश्मन है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। होशियार हो जाओ, हिंदुस्तान की सार्वभौमियत को अगर किसी से सबसे बड़ा खतरा है तो फाशिस्टों के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहने आया हूं कि हमें दिल से लगाओ, हमसे प्यार करो। इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। हमें अफसोस है, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम माफी मांग लेंगे अगर हमने कोई गलती की है। सलोनी, हम इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। रघुराज जी हमारे साथ, कांग्रेस के नुमाइंदे यहाँ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। रघुराज जी, आपसे सवाल है, जो जिस तरीके से आजम खान ने इशारों में, तो बल्कि अगर उनका मतलब निकाला जाए, उन्होंने कहा कि सीबीआई की तरह काम कर रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, तो सीधे सीधे आजम खान आपकी पार्टी को भी लपेट रहे हैं, जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ की है। कैसे देखते हैं उनके बयान को? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसमें राजनीतिक रूप से भी हटके कहना चाहूँगा। मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ कि एक न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन में होनी चाहिए, वो संवैधानिक संस्था है। लेकिन उसमें प्रश्न एक सबसे बड़ा दिक्कत आती है कि वो सिर्फ मात्र चुनाव के लिए संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव के बाद जो ब्यूरोक्रेट उसमें काम करते हैं स्टेट में, जो डिस्ट्रिक्ट में अफसर रहते हैं, बिल्कुल, वो फिर उसी सरकार के अधीन हो जाते हैं। उन्हें पता है 2 महीने बाद फिर उसी सरकार के नीचे आना हमको। रघुराज जी, चुनाव कंडक्ट कराने के लिए पूरी अलग से कोई मैकेनिज्म देश में डेवलप नहीं बन सकती है। अगर सब चीज बन सकती है, हर चीज बन सकती। अगर आप कहते हैं सीबीआई इंडिपेंडेंट हो,
इंडिपेंडेंट होकर अगर सीबीआई नहीं, आप सोचिए अगर सीबीआई इंडिपेंडेंट होकर फिर बेईमान हो जाए तो क्या करोगे आप? कहीं ना कहीं किसी ना किसी के सरकार के अधीन तो रहना ही पड़ेगा। आपकी सरकार को उन्होंने मैं केंद्र सरकार के इशारे पे काम मैं उसी चीज पे आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं विश्वसनीयता तो बनानी पड़ेगी। आप कहते हो कि सीबीआई सरकार के अधीन है, तो मैं कहूं उत्तर प्रदेश की सीबीआई सीबीसीडीआई उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, ये कोई इलाज नहीं है। अपने आप को ईमानदार रखने के लिए हमको सिद्ध नहीं करना, अगर हम ईमानदार हैं हमको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आजम खान से। लेकिन मेरा एक सुझाव है आपके माध्यम से, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं बिल्कुल कि तमाम जनता को भी ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को जो अमर्यादित भाषा बोलते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हों, ऐसे लोगों को समाज का आपका सुझाव बहुत बढ़िया है, बहुत सुझाव बढ़िया है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ऐसे लोगों को समाज से भी बाहर करना चाहिए और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो 2 महीने के लिए पूरी प्रक्रिया वो रहनी चाहिए परमानेंट, तभी ईमानदारी से काम हो सकता है। वरना इलेक्शन कमीशन ने जो बैन लगाया, जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हो सकता है न्यायपालिका में जाकर छूट जाए, हो सकता है न्यायपालिका इनको कह दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बैन लगाया है, इलेक्शन कमीशन ने जो आरोप लगाया है, उसको सिद्ध करने का अधिकार भी इलेक्शन कमीशन का ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी राय बिल्कुल सही है। लेकिन सीबीआई की बात जहां तक आती है, आपके ऊपर भी आरोप लगाया कि सीबीआई का दुरुपयोग आप करते हैं। सीबीआई का कोई दुरुपयोग नहीं होता साहब, ये सब कहने की बातें हैं। अब फिर वही बात आ गई है, मुजफ्फरनगर में वो कलेक्टर से कह रहे हैं कि साहब आप इनको छोड़ दीजिए। ये कोई भी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आप सीबीआई को इंडिपेंडेंट नॉमिनेट कोई ना कोई तो करेगा। प्राइम मिनिस्टर करेगा, लीडर अपोजिशन मिलकर करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। कि आपकी सरकार को, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपकी सरकार को भी आजम खान ने लपेटने की कोशिश की है। चुनाव आयोग पर तो उन्होंने अपनी भड़ास तो निकाली है, आपकी सरकार को लपेटने की कोशिश की है। ठीक है, चुनाव है मान लेते हैं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के प्रति इस तरह के उद्गार जो अपना उद्गार व्यक्त करना क्या किस हद तक वो सही है? बिल्कुल गलत है। बहुत से मेरे ख्याल शायद कांग्रेसियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, बहुत सी जगह हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होता तो कांग्रेसियों के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज करते? कई जगह हुई है। मेरे यहाँ कैंडिडेट गाजियाबाद में हुई है, उसके यहाँ खिलाफ कई, राजबब्बर के खिलाफ कई। चलिए इसी मुद्दे पर डॉक्टर सरकार से बात करेंगे। नहीं होगा तो क्यों एफआईआर दर्ज कराएगा? डॉक्टर सरकार, जिस तरीके से आजम खान ने जो चुनाव आयोग पर जो निशाना साधा, वो तो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं इशारों में ये भी कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये लगातार जो है ये कार्रवाई हुई है, इस तरह की कार्रवाई हुई है, खासकर उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इसे आप? देखिए, आजम खान एक प्रदेश के अंदर एक जुम्मेवार पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, सरकार के अंदर है, और उनकी कही हुई बात ये मानी जाएगी कि लगभग उत्तर प्रदेश सरकार का ये विचार है। और एक सरकार केंद्र सरकार के ऊपर चुनाव के वक्त इस प्रकार का आरोप लगा, खासकर तब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पर है। और ऐसे मौके पर जबकि उस प्रदेश के अंदर एक भयावह स्थिति से गुजर के चुका है और उसकी झुलस अभी भी महसूस हो रही है उस प्रदेश के अंदर, ये एक चिंतनीय बात है। इस पर सारे विचारकों को, न्यायविदों को एक विचार करना चाहिए। और चुनाव आयोग और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी सुओ मोटो इसकी कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, और तुरंत एक ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए कि आगे आने वाले वर्षों में और चुनाव में किसी भी राजनेता को, मंत्री को या कैंडिडेट या राजनीतिक कार्यकर्ता को ये साहस ना हो कि वो एक संवैधानिक संस्था के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा सके। तो मैं तो यही चाहूँगा कि न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुओ मोटो कार्यवाही करे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह का एक सबसे रघुराज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हालांकि हमारे पास, हमने रिक्वेस्ट किया था समाजवादी पार्टी को भी कि वो भी इस पूरे मसले पर अपना एक नुमाइंदा हमारे स्टूडियो भेजे इस चर्चा के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई नहीं यहाँ उपस्थित हो सका है। अगर उनकी तरफ से होता तो शायद ये बहस जो है पूरी तरह से बैलेंस, उनका पक्ष हमें जानने को मौका नहीं मिला। फिर भी लेकिन कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं रघुराज जी, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे हैं रघुराज जी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब आजम खान ने इस तरह का बयान दिया है।
केंद्र सरकार में अगर हम बात करें, सरकार जो चल रही है वहाँ भी आप उनके समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। मुजफ्फरनगर दंगों की अगर हम बात करें तो जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पार्टी ने वहाँ पर अपना विजिट कराया, आपके युवराज वहाँ गए, राहुल गांधी जाकर वहाँ पर विजिट करके आए, मनमोहन सिंह भी वहाँ पर दंगा पीड़ित इलाकों में वहाँ गए, लेकिन सरकार के तौर पर जो इंटरवीन करना चाहिए था वो इंटरवीन नहीं हुआ। अब ऐसे समय में जहाँ आप चुनाव के पहले आप गलबैयाँ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चुनाव जब आता है तो वही पॉलिटिकल लीडर जो है आपके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी शुरू कर देता है संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ। कैसे ये इस जुगलबंदी को हम कैसे समझें? मैं इसको जुगलबंदी नहीं मानता है। तो एक सरकार बनाने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है, पार्लियामेंट में गिनती चाहिए, और जब लड़ाई होती है जी भाजपा और कांग्रेस की, फिर सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म की बात आती है। अब सेकुलरिज्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे सब लोग अलग अलग बढ़ते हैं। देखिए मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ इसमें, अलग से आपके टॉपिक से भी अलग से कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे गृह सचिव थे आर.के. सिंह, चुनाव लड़ रहे हैं बिहार से शायद, जो ब्यूरोक्रेट एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि गृह मंत्री ने मेरी नहीं चलने दी, गृह मंत्री ने मुझे काम नहीं करने दिया। तो भैया कानून के दायरे में आप भी आते हैं, आपने भी शपथ ली है। अगर उस नहीं, अगर होम मिनिस्टर ने, अगर गृह मंत्री, अगर गृह सचिव, दूसरी बात कह रहा हूं, गृह सचिव को अगर गृह मंत्री काम नहीं करने देता है, वो उसका तो आप छोड़ के आप कानून से दायरे से बाहर नहीं जा सकते। कानून के दायरे से जाने के बाद मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप किस तरफ आपका इशारा है वो मैं बखूबी समझ रहा हूँ। हर व्यक्ति को अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो यही माहौल रहेगा देश का, और अगर इसी हालात से रहे तो आगे 10 साल के बाद देश में अराजकता भी फैल सकती है। चलिए, इस पर हम आम आदमी पार्टी के साथ हमारे साथ जो गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी को थोड़ी जल्दी इनको है, इनसे फौरी तौर पर इनके छोटा सा इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। गुप्ता जी, श्याम जी, आप बताएं जो जिस तरीके का संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आजम खां का जो अपना रवैया है उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, छोटे संक्षेप में चाहूँगा आपसे जवाब, कि जो पॉलिटिकल पार्टियों का रवैया खासतौर पर चुनाव के समय में जिस तरीके का हो जाता है बयानबाजी को लेकर, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो आपका ये चैनल है बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है। यदि इसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े सभी चैनल इस मुद्दे को लगातार उठाएं तो निश्चित रूप से भारत सरकार हो चाहे चुनाव आयोग, उस पर बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा, और आने वाले वक्त में मीडिया ही इस समस्या को दूर करने में सबसे आगे होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, चलिए अब हम अशोक जी से बात करेंगे। अशोक जी, इस पूरे मसले पर, जिस हालांकि आपके भी एक वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उनको भी बैन किया है यूपी में चुनाव प्रचार से, लेकिन जिस तरीके से आजम खां का जो बयान सामने नजर आया है उस पर आप कैसे देखते हैं इसको? हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े खुश हो रहे हैं कि जेल जा चुके हैं। आपके आधा से ज़्यादा दर्जन मंत्री जेल में अभी तक हैं भी, और कुछ बाहर आ गए, कुछ और जाएंगे भी। आप नाम गिरा दीजिए। आप लोग 2002 दंगे की बात करते हैं, लेकिन अभी इसी 2009 में जो ये सरकार है यूपीए 2, आसाम में कई दिनों तक लगातार दंगा चलता रहा, जहाँ से प्रधानमंत्री खुद निर्वाचित होकर आते हैं, उसकी बात ये लोग नहीं करते देश में। उसको ये मान के चलते हैं कि आसाम और तमिलनाडु ये अलग है। जहाँ तक इसकी बात करते हैं तो मैं गुलजार साहब की एक बात पंक्तियाँ बता दूंगा। अशोक जी कुछ पत्तियाँ झड़ गई होंगी, संक्षेप में अपनी मैं वही बता रहा हूँ। कुछ पत्तियाँ झड़ गई होंगी चमन को सींचने में, शायद यही इल्जाम में हम पर बेवफाई का, और पैरों तले रौन डाला पूरे कलियों को, वही दावा कर रहे हैं चमन के रहने। चलिए मैं इस पर एक फौरी प्रतिक्रिया चाहूंगा डॉक्टर सरकार। लगाने से पहले सोचना चाहिए कि देश का हाल इन्होंने क्या कर संक्षेप में प्रतिक्रिया चाहूंगा डॉक्टर सरकार हाल क्या करेगी, इस पे इनको गंभीरता। डॉक्टर सरकार, आपसे मैं एक फौरी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि जिस तरीके से क्या रास्ता निकलना चाहिए। आपने इस परिचर्चा के शुरुआत में ही कहा था कि एक जूरिस्ट का पैनल हो, क्विक एक्शन हो, इलेक्शन कमीशन के पास इतना समय, जो एक नॉर्मल जो हमारे यहाँ जूरिस्प्रूडेंस का जो सिद्धांत है, जो प्रोसीजर हमारे यहाँ है कि जब किसी नेता के खिलाफ FIR लॉन्च किया जाता है चुनाव, खासकर चुनाव के माहौल में, तब वो कोर्ट जाता है, तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन, तब तक चुनाव खत्म क्या होना है, चुनाव का रिजल्ट भी आ जाता है, सरकारी भी बन जाती है, लेकिन केस अपने रफ्तार से चलता रहता है। यही सबसे बड़ा कारण एक फौरी तौर पर नज़र आता है कि नेता जो हैं बयानबाजी से, इस तरह की बयानबाजी से चूकते नहीं है, जो जब भी मौका मिलता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। और क्या इसमें कैसे इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा एम्पावर करने की बात है? जी देखिए, 80 और 90 के दशक में हमने देखा था कि अपराध, राजनीति और उद्योग का एक गठजोड़ सा हो गया था, जो अब धीरे धीरे
जो नई पीढ़ी अब जो वोटर बन के आ रही है उसको ये स्वीकार नहीं है जब से सोशल मीडिया आया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पावरफुल हुआ है। देखिए, इलेक्शन आयोग जो कार्यवाही करेगा वो उसके लिए कुछ एक फ्रेमवर्क है, उसके बीच में करना पड़ेगा। जी और अशोक जी, आपको रोकना चाहूंगी डॉक्टर सरकार, माफ कीजिएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जितने भी जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा हम यही समाप्त करेंगे क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है। सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, साथ ही मेरे संवाददाता अमरीश जी का भी। बिल्कुल सलोनी, बहुत सार्थक चर्चा रही, कई सारी बातें उभर कर सामने आई। एक जूरिस्ट का पैनल होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। फिलहाल इस चर्चा को यहीं हम लोग विराम देंगे। देखते रहिए।